स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो है सैंडविच थ्योरम। बिफोर आई गिव यू द फील ऑफ सैंडविच थ्योरम, तो सबसे पहले उस थ्योरम को हम डेफिनेशंस वाइज उसको देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप खास कर कैलकुलस में डेफिनेशंस को डिसऑबे करते हो। तो सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ जी और एच, जो कि एक इंटरवल आई में डिफाइंड है, विच इज इटसेल्फ इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। और ये आई टू आर में हम इस फंक्शंस तीनों फंक्शंस को डिफाइन कर दिए हैं सच दैट जी ऑफ एक्स जो है वो छोटा है एफ ऑफ एक्स से, और वो छोटा और इक्वल टू है एच ऑफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ लेट्स से सी। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, मान लो मैं सी माइनस डेल्टा से सी ले लेता हूँ, यूनियन सी से सी प्लस डेल्टा, तो इसको बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी containing in I, containing in I, and if limit x tends to c g of x, अगर ये L है, and that's equal to limit x tends to c h of x, then we can conclude from here, then limit x tends to c f of x is going to be L। अब ये जो थियरम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है हम किल कर सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चंस का फील क्या है? इसका फील है जो मान लो मेरे पास अगर तीन फंक्शन है, ठीक है, अगर मेरे पास तीन फंक्शन है, एक फंक्शन सपोज यहाँ पे मैंने एच ऑफ एक्स रखा, एक फंक्शन मैंने जी ऑफ एक्स रखा। अब मान लो मेरा एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो इस दोनों के बीच में सैंडविच्ड है। सैंडविच्ड है मतलब वो कहीं पे भी रह सकता है इस दोनों के बीच में। तो मैं अराउंड एक पर्टिकुलर वैल्यू सी को देख रहा हूँ, राइट। तो अब अगर मैं बोलूँगा सी के आसपास, मतलब लिमिट अगर एच ऑफ एक्स जो है, जब x टेंडिंग टू c हो रहा है, तो h ऑफ x जो है मान लो उसका लिमिट l एग्जिस्ट कर रहा है, और g ऑफ x का भी लिमिट l एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो फंक्शन f ऑफ x होगा उसका भी लिमिट l एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि अब इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तुम ऐसा फील कर सकते हो तुम्हारे पास ये ब्रेड है और एक दूसरा ब्रेड आ गया और बीच में स्टफ लोडेड है, और तुम इसको एक्सक्यूज करते जाओ, एक्सक्यूज करते जाओ, राइट। तो क्या होगा, ये जो स्टफ होगा वो भी ब्रेड जैसा ही बिहेव करने लगेगा। तो ये मेरा एक फंक्शन है ऊपर वाला या लोअर फंक्शन, एक मिडिल फंक्शन का जो लिमिट है उस दोनों को अप्रोच करने लगेगा अगर आप उसको पूरा एक्सक्यूज कर देते हो इन बिटवीन। सो दैट्स द फंडामेंटल आइडिया बिटवीन सैंडविच थ्योरम, जो आप सैंडविच खा के भी उसको फील कर सकते हो। ठीक है, आपको सैंडविच खाना नहीं। अब इस थ्योरम का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डिलीटेड नेबर ऑफ सी, ठीक है, ये डिलीटेड नेबर ऑफ सी में भी वैलिड है। ऑफ कोर्स अगर ये कंटिन्यूअस होगा थ्रू आउट द इंटरवल में तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो मान लो एट पॉइंट सी पे फंक्शन डिफाइंड भी ना हो, फिर भी लिमिट इक्वल हो जाएगा। मान लो ये दूसरा फंक्शन है और तीसरा फंक्शन इसके बीच में सैंडविच्ड है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस डिलीटेड नेबरहुड। और अगर फर्स्ट फंक्शन का लिमिट एल है, सेकंड फंक्शन का लिमिट एल है ऊपर वाला का, तो बीच वाला का लिमिट एल होगा ही एट। ठीक है, ऑल द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू सी, बट लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स जो होगा दैट्स गोइंग टू बी इवन इफ इट इज नॉट डिफाइंड। So that's precisely what सैंडविच थ्योरम is all about। अच्छा, बहुत सारी किताब में ये भी देते हैं सैंडविच थ्योरम के लिए इनइक्वालिटी का होना गारंटीड नहीं है। मतलब अगर ये वीक भी है, वीक मतलब अगर ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, फिर भी लिमिटिंग केस जो है वो मैच कर जाएगा। ठीक है, वो बहुत सारे क्वेश्चन से मैच करेंगे, बहुत सारे में भी नहीं भी करेंगे। इसीलिए हम यूजुअली क्या करते हैं, इक्वालिटी जो है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। बहुत बार आप अगर जी स्ट्रिक्टली लेस देन एफ लेस देन एच है और इसका लिमिट अगर मान लो एल एग्जिस्ट कर रहा है, इसका लिमिट एल एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर भी बच्चे सोचते हैं इसका लिमिट एल एग्जिस्ट कर जाएगा। ये वैलिड हो जाएगा मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो आपके जेई सिलेबस में उसके लिए, लेकिन बहुत ही आर्टिफिशियली डिफाइंड फंक्शंस के लिए मुझे अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो एक मैं सिंपल से क्वेश्चन लूंगा और फिर इसको धीरे धीरे मैं उठाता चलूंगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, और इसका लिमिट मुझे फाइंड करना है। तो क्लियरली देख सकते हो ये एक्स जीरो पे जीरो इंटू ये साइन वन बाई ऑलमोस्ट एंडिंग जीरो जाने वाला है, साइन वन बाई टेंडिंग जीरो तो डांस करता रहेगा माइनस वन से प्लस वन तक। तो एक बच्चा तो डायरेक्टली इसको बोल सकता है सर जीरो इंटू डांसिंग बिटवीन माइनस वन से वन, यहाँ से मैं कोई भी नंबर उठाऊँ, जीरो उठाऊँ, हाफ उठाऊँ, वन उठाऊँ, माइनस वन उठाऊँ, आंसर जीरो ही आएगा।
हेंस इसका लिमिट का वैल्यू 0 है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन इसको आप लीगली कैसे सॉल्व करते हो सैंडविच थ्योरम से, तो सिंस वी नो साइन 1/x जो होगा वो 1 और -1 के बीच में ही लाई करेगा फॉर ऑल x, राइट, फॉर ऑल x। अब ऑफ कोर्स हम यहाँ पे 0 नहीं ले रहे, इसीलिए मैं डिलीटेड नेबरहुड का बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे f(0) डिफाइन नहीं है और उससे मतलब भी नहीं है। तो अब मैं बोल सकता हूँ अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x एक्स स्क्वायर के बीच में रहेगा। एंड नाउ वी कैन टेक लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x। इनफैक्ट मैं ये नहीं ले रहा हूँ, लीगली मैं क्या कर रहा हूँ, बाई दो दैट थियरम ये लिमिट एग्जिस्ट करता है एंड दैट्स 0, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है वो 0, तो ये इसके बीच में लॉक्ड हो गया तो इसको भी 0 होना ही होगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट थियरम टेल्स, राइट। चलो इसको मैं एक और अच्छा क्वेश्चन पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अगर मान लो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ दूँ, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/x, ऐसे करते करते ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10/x, इसका वैल्यू क्या है? तो फिर कोई बच्चा इसको क्या बोल देगा, अभी एक दो रीजनिंग होता है बच्चों में, वो बोलता है x टेंस टू 0, तो ये तो सर 0 को अप्रोच कर रहा है और ये जा रहा है 1/(ऑलमोस्ट 0) प्लस का ग्रेटेस्ट 2/(0) प्लस का ग्रेटेस्ट, ये भी 0 प्लस है, टिल 10/(0) प्लस का ग्रेटेस्ट। ये किस फॉर्म में आ गया बच्चों, ये टेंडिंग 0 इंटू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी, तो स्टैंडिंग 0 इंटू इन्फिनिटी, तो ये तो ऑलमोस्ट 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो अभी आप यहाँ से कुछ बता नहीं सकते हो, राइट। अब कोई बच्चे ऐसे सोचते हैं सर व्हेन x इज 0 प्लस, तो 1/x का जो ग्रेटेस्ट है वो इतना बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी के सामने जो डेसिमल वाले पॉइंट है इवन इट्स 9999 इसका औकात नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, ग्रेटेस्ट को भूल सकता हूँ और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x प्लस 2/x, क्योंकि इन्फिनिटी जो एक प्योर बहुत ही बड़ा सा इंटीग्रल नंबर हो जाएगा और एक्स एक्स कैंसिल कर दो और ये 55 आंसर। ये आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब देखो, अब इनडायरेक्टली आपका लॉजिक बहुत गलत नहीं है, लेकिन इसको फिर लीगली अगर आप करोगे तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंस वी नो ग्रेटेस्ट एक्स जो होता है वो ऑलवेज एक्स से छोटा होगा, राइट। तो ये ऑलवेज छोटा होगा किससे, x+1 से, और ये डेफिनेटली बड़ा होगा x-1 से, राइट। इनफैक्ट आप इस विंडो को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ये लेस देन x होगा और ग्रेटर देन x-1। अब तुम बताओ क्या यहाँ पे इस साइड पे इक्वालिटी होल्ड करेगा या नहीं, इस साइड पे इक्वालिटी होल्ड करेगा या नहीं, या ग्रेटेस्ट x x-1 के बराबर हो सकता है, नहीं होगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे ऑल द इक्वालिटी होल्ड नहीं भी करे क्योंकि लेस देन और इक्वल टू में से स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में भी सैंडविच यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, वही मैं आपको बता रहा था। तो सैंडविच थ्योरम को वैलिड होने के लिए वो लेस देन इक्वल टू का नेसेसिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी पे भी वो वैलिड हो जाता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ग्रेटेस्ट ऑफ 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1/x से छोटा है और 1/x-1 है। सिमिलरली ग्रेटेस्ट ऑफ 2/x जो होने वाला है वो 2/x से छोटा होगा और 2/x-1 से बड़ा होगा। ऐसे करते करते ग्रेटेस्ट 10/x से छोटा होगा और 10/x-1 से बड़ा होगा। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो फाइनली अपने पास जो आया वो आ गया क्वेश्चन 1 से 10 विच इज़ 55/x, और इधर आ गया मेरे पास 55/x-10। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, x टाइम्स दैट, x टाइम्स लेट्स कॉल वो वाला एक्सप्रेशन को मैं e बोल रहा हूँ, ये प्लस वाले को, तो मेरा सिंस वी नो x टाइम्स 55 x minus 10 is less than my question and less than 55/x into x। तो अब अगर मैं लिमिट ले लूँ, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो ये चीज़ 55 को अप्रोच कर गया। और यहाँ से भी इंटरेस्टिंगली क्या हो गया, ये 55 माइनस 10x लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, बाय रूल ऑफ लिमिट
आई कैन सेपरेट दिस लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 55 माइनस लिमिट, मैं जान के ये रूल ऑफ लिमिट बता रहा हूँ आपको, तो पूरा फील आ जाए जो बच्चे इसको देख रहे हैं, तो ये चीज़ जीरो हो जाता है क्योंकि दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए मैं सेपरेट कर रहा हूँ, ये भी 55 हो गया। तो अब आप जो हो 55 और 55 के बीच में सैंडविच हो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आंसर तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो यहाँ इक्वलिटी था लेकिन यहाँ स्ट्रिक्ट इक्वलिटी था, लेकिन फिर भी इस सैंडविच थ्योरम से क्या होता है, लिमिट जो है आपके 55 और 55 के बीच में ही लॉक्ड हो गया, तो लिमिट का वैल्यू 50। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 55। सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। तो ये काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे ये दोनों। अब जो हम करने वाले हैं वो टफ लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन 3। एस इज द सेट ऑफ, देखो कितना ब्यूटीफुली इस आइडियाज को पूछा जा सकता है। एस इज द सेट ऑफ ACL belonging to R3 such that limit x tends to C, f of x equal to L, where f of x is less than equal to 1 plus x square and is greater than equal to A for all x belonging to A. If mod s equal to 1, then A plus C plus L। अब इसमें आप क्वेश्चन का मॉड का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, राइट। आई एम डिफाइनिंग मॉड एक्स एज कार्डिनलिटी ऑफ सेट एस। हैश मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स डिनोटेड बाय मॉड एक्स। तो अब बोल रहा है अगर सेट एस में एग्जैक्टली एक एलिमेंट है, ठीक है ना, ध्यान दो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, तो फिर आपको a प्लस सी प्लस एल का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो फिर फिल करके बनाते हैं। तो सबसे पहले तो बोल रहा है लिमिट x टेंस टू c जो है f ऑफ x का एल है, और f ऑफ x खुद 1 प्लस एक्स स्क्वायर और a के बीच में डांस करा। तो सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर हम बना लें, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन, और y इक्वल टू a का अगर हम ग्राफ बनाए तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो फैमिली ऑफ कर्व्स मेरा आएगा, राइट, ऐसा 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 ऐसा। अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर नंबर्स को देख लेता हूँ, दिस लाइन इज y इक्वल टू। अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इक्वल टू l होना चाहिए, और सेट s में एग्जैक्टली वन एलिमेंट है, मतलब एग्जैक्टली वन रियल नंबर a c और l है, सच दैट ये कंडीशंस ओबे हो रहा है फॉर ऑल x। तो अब f ऑफ x जो है a और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बीच में है, ठीक है, किस वैल्यू के लिए, व्हेन x इज टेंडिंग टू c, एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ c के लिए, ये होगा ना भाई, एग्जैक्टली वन वैल्यू सी के लिए फॉर ऑल एक्स। तो मान लो अगर मैं सी का वैल्यू कहीं यहाँ ले लूँ, सपोज मैं सी का वैल्यू ये ले लूँ, मान लो सी को मैं हाफ ले लूँ, राइट। तो अब अगर मैं सी हाफ लूँगा तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू हाफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपका किधर जा रहा होगा, तो अब एफ ऑफ एक्स तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो एफ ऑफ एक्स नहीं है भाई, ये कोई साई ऑफ एक्स है, राइट। अब वो जो फंक्शन है इस दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, फंक्शन तो बस मुझे इतना इन्फॉर्मेशन है ए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बीच में डांस कर रहा है। तो अगर मैं सी हाफ पे अगर इस फंक्शन का लिमिट देखूँ तो ये तो कुछ भी हाइट हो सकता है, ये फंक्शन का लिमिट इस दोनों के बीच में, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, राइट। और ऑफ कोर्स मैं फंक्शन को कंटिन्यूस ले आऊँ इस इंटरवल में, ठीक है, एफ जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन। तो अब आप देखिए, अब यहाँ से तो इन्फिनाइटली मेनी आंसर आने लगेगा, राइट, क्योंकि अगर मैं ए और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बीच में ग्राफ गैप दे दूँ, सपोज मैं ए का वैल्यू कुछ हाफ ले लूँ, तब तो मैं कितने सारा ऐसा दूसरा फंक्शन ड्रॉ कर सकता हूँ, तीसरा मैं ऐसा फंक्शन ड्रॉ कर सकता हूँ, तब तो यूनिक आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है ना। इसका लिमिट जो होगा वो तो यूनिक आएगा नहीं, क्योंकि इन्फिनाइटली मैनी आंसर दे सकता है। लिमिट एक्स टेंस टू सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और ये ए आएगा, और खुद ए और 1 प्लस ए स्क्वायर में गैप है, और अगर गैप है तो इसके बीच में कोई भी आंसर जो है वो लिमिट का आ सकता है एक्स टेंस टू सी। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, इस गैप को हमको फिलअप कर देना होगा, मतलब इस गैप को हमको टाइट कर देना होगा। कितना टाइट करना होगा, सुपर टाइट कर देना होगा, सुपर टाइट। क्यों, इतना टाइट कर दो भाई जो x टेंस टू सी पे एग्जैक्टली एक ही वैल्यू आ जाए लिमिट का,
अब एग्जैक्टली एक वैल्यू लिमिट का कैसे आ सकता है? तो फिर आप ध्यान दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो आप चेंज ही नहीं कर सकते इस ग्राफ को, ये तो फिक्स है कि 0,1 से पास करें। आपके हाथ में क्या है, इस लाइन को चेंज कर सकते हो, ठीक है, y इक्वल टू ए को चेंज कर सकते हो। अब अगर मैं ए को मान लो एग्जैक्टली ए का वैल्यू मैं 1 ले लूँ, एग्जैक्टली ए का वैल्यू 1 ले लूँ, अब फिर मैं कोई दूसरे सी पे आऊँ, सपोज यहाँ पे लिमिट है, अब फिर मेरा फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा, राइट। ए का 1 पे लेने के बाद फंक्शंस को इस पॉइंट से गुजरना ही होगा 0,1 से, या फिर अगर मान लो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो 0 पे वो डिफाइन नहीं होगा, 0 पे कुछ और होगा। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, और वो दोनों फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ए। इसका मतलब ये तो गारंटी होगा जो फंक्शन को इस दोनों के बीच में अराउंड 0 के आसपास देखो एक्सक्यूज्ड हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ए के बीच। तो अब अगर मैं सी का वैल्यू कुछ भी 0 के अलावा ले लूँ, लेट से सी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तुम पॉजिटिव में लो नेगेटिव में लो, तो फिर से मल्टीपल आंसर्स हो सकता है लिमिट का, क्योंकि फंक्शन कोई भी लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच कर सकता है इस दोनों के बीच में, 1 और सी स्क्वायर प्लस 1 के बीच में, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ इसका आंसर यूनिक हो, तो आई डोंट वांट टू गिव एनी गैप बिटवीन 1 एंड सी स्क्वायर प्लस 1। ये गैप क्या हो जाना चाहिए, 0, गैप 0 होना चाहिए, इसका मतलब मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 0 होना चाहिए, इसका मतलब मॉड ऑफ सी स्क्वायर 0 होना चाहिए, इसका मतलब मॉड सी होल स्क्वायर 0 होना चाहिए, मॉड सी 0 होना चाहिए, सी 0 होना चाहिए। अगर मुझे यूनिक आंसर लाना है बच्चों, तो सी का सिर्फ एक और एक चॉइस होगा 0, और सी का 0 चॉइस के करस्पॉन्डिंग ए का चॉइस क्या हो जाएगा, 1। यही दोनों चॉइस है, क्योंकि सी का अगर चॉइस 0 यहाँ मैं ले लूँ ए के दूसरे चॉइस के लिए, सपोज ए को मैं हाफ ले लिया, ए इज हाफ, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अभी तुम बोलो लिमिट एक्स टेंस टू 0, सी का वैल्यू 0 ले लो, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, अभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो तुम कुछ भी ग्राफ बना सकते हो इस दोनों के बीच। तो यहाँ से मुझे क्या शिक्षा मिला, शिक्षा मिला सी का वैल्यू लॉक्ड हो गया 0, ए का वैल्यू लॉक्ड हो गया जब 1, और तब लिमिट भी मेरे पास लॉक्ड हो गया 1, क्योंकि लिमिट के पास चांस ही नहीं है, जो आउटपुट होगा लिमिट कहाँ टेंड कर रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू, अब हम बोल सकते हैं 0 पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है 1 दे रहा है, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे ए का वैल्यू जो आ रहा है ये भी 1 हो रहा है। तो बाई सैंडविच थ्योरम इस बीच में जो फंक्शंस का लिमिट होगा एफ ऑफ एक्स वो भी 1 होगा, ठीक है। तो मेरे पास ए प्लस सी प्लस एल का जो वैल्यू निकल के आया वो 2 आ गया। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात भी था, आपको वो रखा था इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, ठीक है, मतलब हर एक एक्स के लिए इस दोनों के बीच में वो डांस कर। तो अब देखिए कैसे बेसिक आइडियाज पे क्वेश्चंस को सेट किए जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में थर्ड नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो देखने आएंगे, या तो बहुत सारे बच्चे स्टेटमेंट देख के ही भाग जाएंगे, ठीक है, बोलेंगे अरे वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं है। कुछ बच्चे आएंगे जो अच्छे बच्चे, वो देखेंगे ये सब फर्स्ट क्वेश्चन तो मुझे पता ही था, सेकंड क्वेश्चन पता ही था, क्योंकि आपके टीचर भी बताए होंगे। आपके टीचर क्या नहीं बताए होंगे, थर्ड क्वेश्चन। इससे आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ सैंडविच थ्योरम जो है, तो कैसे दो के बीच में तुम लॉक्ड हो रहे हो, उससे क्लियर हो जाता है। अभी मैं एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और ये क्वेश्चन आपके दिमाग को हिला के रख देगा। अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा क्या लूंगा, थोड़ा मैं इंटीग्रेशन का फील यहाँ पे लेते हुए आपको बताने वाला हूँ, ठीक। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो शायद तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है ना, और आपको लगेगा भी इस सेशन के बाद आप कितना कुछ मिस कर रहे हो। तो मैं एक ये जेई एडवांस का क्वेश्चन आपके सामने देता हूँ, जिसको देखो कैसे मैं सैंडविच थ्योरम से बनाऊंगा, और ये सॉल्यूशन जल्दी आपको देखने को नहीं मिलते। एफ जो है वो 0 से 1 से आर तक एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एन इफ x belongs to 1 by n plus 1 से 1 by n where n is natural number। अब g एक दूसरा फंक्शन है, इसको भी हमने डिफाइन किया है 0 से 1 से r, सच दैट अब मैं g सैंडविच टाइप किससे डिफाइन किया है, तो g जो है वो कहीं ना कहीं इस दोनों फंक्शन के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, टू रूट एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से। आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जे एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, और इसका बहुत सारे सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल भी है। एक जो सॉल्यूशंस है वो डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करके लाता है,
लेकिन अब ब्यूटी ऑफ ये क्वेश्चन है ना, आपको इसमें कोई इंटीग्रेशन का काम ही नहीं है, ठीक है। आप बहुत ही मजे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक चीज में जो है वो डिकोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स कुछ अजीबो टाइप में दे रखा है, राइट। और ये अजीब नहीं है, जब आप लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पढ़ते हो, जो कि रियल एनालिसिस में पढ़ाया जाता है, तो फिर इसी टाइप के काफ़ी फंक्शंस डिफाइन करते हैं। तो आईटी वाले ने उस बुक से इसको कहीं ना कहीं लिया है। तो एफ ऑफ एक्स रूट एन है कब, जब एक्स बिलोंगिंग टू 1/n+1 से लेके 1/n, एन नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम थोड़ा खेलते हैं इससे। एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे और फील लेंगे कैसा फंक्शन दिखेगा। तो अगर मैं एन का वैल्यू 1 पुट करूँ तो एफ ऑफ एक्स 1 जैसा बिहेव करेगा कब, जब एक्स बिलोंगिंग टू हाफ से 1 जा रहा है, राइट। अगर मैं 2 पुट करूँ तो एफ ऑफ एक्स रूट 2 जैसा बिहेव कर रहा है व्हेन एक्स बिलोंगिंग टू कहाँ से कहाँ, 1/3 से 1/2 तक। अगर मैं 3 पुट करूँ तो रूट 3 जैसा बिहेव कर रहा है व्हेन एक्स इज बिलोंगिंग टू 1/4 से 1/3 तक। तो आप देख सकते हो ये फंक्शन रूट 4 जैसा बिहेव कर रहा है एक्स बिलोंगिंग टू 1/5 से 1/4 तक। आप क्लियरली देख सकते हो जब आप आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि मुझे एक्स टेंस टू जीरो दे रखा है, ठीक है। तो एक्स जीरो किस इंटरवल में आएगा, आप धीरे धीरे जीरो के पास जाते हुए नजर आ रहे हो। ये 1 है, ये अपना जीरो बैठा हुआ है, ठीक है। फंक्शन को ओपन जीरो से 1 में डिफाइन किया गया है, ओपन जीरो से 1 में डिफाइन किया गया है। अब देखो यहाँ से हाफ से 1 तक जो है ये फंक्शन 1 ले रहा है, फिर 1/3 से हाफ तक जो है वो फंक्शन रूट 2 ले रहा है, ठीक है। ये अगर 1 ले रहा होगा तो ये रूट 2 ले रहा है, फिर रूट 3 ले रहा है। तो कुछ फंक्शन इस टाइप का दिख रहा है आपको, यहाँ से फील ही आ रहा है वो कुछ स्टेप फंक्शन टाइप का और ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप का कुछ, तो फीलिंग ये फंक्शन दे रहा है। अगर तुम चलते रहोगे तो आप बोलोगे एक्स टेंस टू जीरो के लिए, जब एक्स जीरो के आसपास है तो फंक्शन कैसा बिहेव करेगा। तो आप बहुत आगे जाओगे भाई, बहुत आगे जाओगे, जब लगभग लगभग एन को इन्फिनिटी लेने लगोगे तो ये हो जाएगा 1/(ऑलमोस्ट) +1। ये जस्ट फील के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, ये लिखना भी गुना है। तो ये रूट इन्फिनिटी, तो आप देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट ये क्या होगा, 1/(+1) टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा, तो ये ओपन आ जाएगा और ये भी ऑलमोस्ट ओपन रहेगा। क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर है ही नहीं, इन्फिनिटी एक बहुत ही बिग नंबर है, इसीलिए 1/((+1) एग्जैक्ट जीरो तो कभी नहीं आएगा। आप देखते हो जो ये जो क्वांटिटी आने वाला है जब n इज वेरी लार्ज, ये क्वांटिटी जीरो के बहुत ही आसपास जाएगा और ये भी जीरो के आसपास। तो जीरो और जीरो के आसपास जो आपका वैल्यू आने वाला है वो इन्फिनिटी है। तो क्या सुंदर तरीके से इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया, आप देख सकते हो। तो ये तो पक्का है जो x टेंस टू जीरो जो है ये एफ ऑफ एक्स को इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करवा रहा है। सबसे पहले तो हम देखेंगे ना ये मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है भी या नहीं। अगर नहीं होता तो डायरेक्ट आंसर में ले आता, राइट। वो भी क्वेश्चन में बहुत सारे टेस्ट सीरीज में बनाता हूँ, जिसमें आपको बिना इंडिटरमिनेट फॉर्म का ही दे दूंगा क्वेश्चन, सारा फंस जाओगे। अब देखो एक्स जब जीरो को टेंड कर रहा है, एक्स जब जीरो को टेंड कर रहा है तो ये क्वांटिटी जीरो को टेंड कर रहा है, इसमें एक्स जीरो लगा रहा और जीरो से जीरो का इंटीग्रेशन भी जीरो को टेंड करेगा। इसका मतलब जी ऑफ लिमिट जी एक्स टेंस टू जीरो जो है वो सैंडविच थ्योरम से। अब देखो यहाँ पे एस्टिक इनइक्वालिटी ये नहीं दिए हैं, वही मैं आपको बोल रहा था। सैंडविच थ्योरम के फॉर्मल स्टेटमेंट अगर आप बुक में देखोगे तो इक्वालिटी रहता है, लेकिन अगर इक्वालिटी नहीं भी रहे फिर भी सैंडविच लागू हो जाएगा। तो सैंडविच थ्योरम से भी बोल सकता हूँ यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स का लिमिट होगा एक्स टेंस टू जीरो वो भी फाइनाइट है और वो भी जीरो है। अब क्वेश्चन मेरा इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म में आ गया दोस्तों, मतलब 0/0 फॉर्म में, क्योंकि इन्फिनिटी को 1/10 जीरो लिख सकते हो। तो मैं बोल सकता हूँ ये अभी डायरेक्टली मैं देख के बस नहीं बता सकता हूँ इनडिटर्मिनेट, राइट। अब ये तो हो गया एनालिसिस इनडिटर्मिनेट। एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है क्योंकि ऑप्शंस जो था वो 2 1 3 और डज नॉट एग्जिस्ट कुछ इस टाइप का था। ऑफ कोर्स इंडिटरमिनेट तो नहीं होगा, हाँ डज नॉट एग्जिस्ट हो सकता। तो अब सवाल है इसको मैं बनाऊं कैसे। अब देखो मैं ऐसे बनाऊंगा ना, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को अगर मैं एक्स के टर्म में लिख दूं तो फिर मजा आ जाएगा। या फिर अब आप ये भी देख सकते हो एफ ऑफ एक्स को लिखने का एक तरीका क्या है, एन के टर्म में लिख दो, क्योंकि ये जो इंटरवल है वो n+1 और 1/n के बीच में कहीं ना कहीं डांस कर रहा था। एक तो कोई बच्चा चाहे ना तो एफ ऑफ एक्स को एक्स के टर्म में भी एक मतलब इस फंक्शन को नए फैशन में भी रिकास्ट कर सकता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है इसको सॉल्व करने का। जैसे देखो तुमको एक्स अगर हाफ से 1 के बीच में है तो आंसर 1 आ रहा है, एक्स अगर 1/3 से 1/2 के बीच में है तो आंसर रूट 2 आ रहा है, और ये ग्रेटेस्ट जैसा बिहेव आ रहा है, राइट। तो या तो मैं 1 बाई कुछ
रूट एक्स टाइप का फंक्शन क्या दिख रहा है क्या? ग्रेटेस्ट ऑफ 1/√x टाइप का दिख रहा है क्या? अगर मान लो x में हाफ से 1 के बीच में ले लूँ, अगर मैं ये हाफ से बीच के ले लूँ, तो ये तो तुमको नहीं दिखाएगा क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट का तो इंटीजर ही आंसर आएगा, तो ग्रेटेस्ट ऑफ 1/√x डेफिनेटली नहीं आंसर आ सकता है क्योंकि आउटपुट इंटीजर नहीं है। तो ऐसा हो सकता है मैं ग्रेटेस्ट को अंदर लगा दूं, ध्यान से देखो, और फिर मैं अगर रूट ले लूं तो क्या एफ ऑफ एक्स का बिहेवियर इस जैसा है? अब देख रहे हो, हम हिट एंड ट्रायल लेके ऐसा देख रहे हैं क्या फंक्शन को मैं एक्स वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? देखो एक्स अगर हाफ से 1 के बीच में है तो ये क्वांटिटी कितना चले जाएगा, ये क्वांटिटी कितना चले जाएगा भाई, ये तो जीरो चले जाएगा, और जैसे ही ये जीरो चले जाएगा तो आपका हालत हो गया खराब। ठीक, हालत क्यों खराब हो गया? तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फंक्शन को आप फिर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब आप सोचो, फंक्शन को अभी भी लिखा जा सकता है, फंक्शन को अभी भी लिखा जा सकता है बहुत ही सुनहरा फॉर्म में। ऐसे फॉर्म में 1/√ओवर ग्रेटेस्ट 1/x। हाँ, इसका मतलब अगर मैं 1/√ओवर ग्रेटेस्ट एक्स का अगर मैं रूट ले लूँ तो फिर काम बनेगा। चलो ये इससे इससे ट्राई करते हैं एक थॉट प्रोसेस। तो अगर एक्स हाफ से 1 के बीच में है, अगर एक्स हाफ से 1 के बीच में है, ठीक है, तो इसको 1/x कर दो भाई, तब फिर ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसको अगर मैं 1/x का ग्रेटेस्ट लूँ फिर भी नहीं काम होगा। 1 बाई ग्रेटेस्ट लेके 1/1/x ग्रेटेस्ट लेके फिर मैं रूट लगा दूँ तो फिर काम बनेगा कि नहीं? आप अंदर समझ रहे हो? तो अभी आप सोचो, कमेंट में बताओ, ये रूट ओवर एक्स का ग्रेटेस्ट, इससे तो काम नहीं बनने वाला है। तुमको रूट ओवर 1/ग्रेटेस्ट एक्स, अगर तुम इसको एफ ऑफ एक्स लोगे तो देखो ये काम बन रहा है कि नहीं। एक्स अगर हाफ से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट एक्स जो होगा वो तुम्हारा फिर जीरो हो जाएगा, तो इससे भी काम नहीं बनेगा। चलो 1/x का अगर हम ग्रेटेस्ट ले और फिर अंदर में रूट लगा दें, तो अगर हाफ से 1 के बीच में है तो ये 1 से 2 के बीच में होगा तो रूट 1 आ जाएगा। अगर x 1/3 से 1/2 के बीच में है तो 1/x जो होगा 2 से 3 के बीच में रूट 2 हो जाएगा। अरे भाई, अब तो आ गया आंसर, दिख रहे हो? ऑफ कोर्स एग्जाम में आपको इतना सोचना मुश्किल था क्योंकि ये यूनिक तरीका है एक सॉल्व करने का। तो एफ ऑफ एक्स अगर मैं रूट ओवर 1/ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट ऑफ 1/x, वाह क्या प्यारा सा फंक्शन, इसी को मिमिक कर रहा है तुम्हारा गिवन एफ ऑफ एन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स रूट एन जो है इसको एग्जैक्टली मिमिक कर रहा है। और अब आप देखो एक्स बिलोंगिंग टू 1/n+1 से 1/n में तुम चाहे रूट एन से डिफाइन करो या फिर एफ ऑफ एक्स को इस फॉर्म में डिफाइन करो, बात बराबर है। जैसे तुम कोई भी इंटरवल ले लो, एक्स मान लो अगर मैं 1/5 से 1/4 तक अगर मैं डिफाइन कर लेता हूँ तो फिर क्या होने वाला है? तो फिर क्या होने वाला है, एक्स अगर मैं इस इंटरवल में डिफाइन करता हूँ तो 1/x मेरा हो जाएगा 4 से 5 तक में डिफाइन, यही होगा ना, 5 इंक्लूडेड है। अब उसके बीच में अगर तुम जो भी वैल्यू लोगे 1/x का, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोगे तो वो तुम्हारा 4 आएगा, एक्सेप्ट इन 0.5, तो वो हो जाएगा तुम्हारा √4, है ना। एन का वैल्यू अगर मैं 4 रखूँ तो देखो एन का वैल्यू 4 रखते हो तो 1/5 से 1/4 जो है √4 है। तो अब आप डायरेक्टली, आपको फंक्शन ऑलरेडी पता चल गया, तो इससे आप फिर क्या कर सकते हो, मुझे सैंडविच थ्योरम से जी ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स जो है मैं बोल दूंगा ये तो रूट ओवर ग्रेटेस्ट ऑफ 1/x हो गया टाइम्स 2√x टाइम्स 2√x, और यहाँ पे मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर से एक्स √1 - dy t √1 - dy t
and this time root over 1 by greatest of x, same thing, right? It's root over greatest of 1 by x, and that's f of x times g of x. अब मैं अगर इस दोनों का लिमिट निकाल लूँ, ठीक है ना, और ये ऑटोमेटिकली बीच में सैंडविच है, जो कि क्वेश्चन देखने से ही लग रहा था। तो मैं क्या करूँगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये आर एच एल निकालूंगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एल एच एल निकालूंगा, ठीक है। और ये अलाउड है लिमिट के कॉम्पैक्टनेस थ्योरम से, जो अगर ये लिमिट और ये लिमिट मैच कर जाएगा तो वही उसका आंसर होगा। तो सबसे पहले ये आर एच एल वाला लिमिट हम निकाल लेते हैं। अब देखो x अगर इन्फिनिटी है, x अगर जीरो है, तो ये ग्रेटेस्ट ऑफ 1 बाय एक्स कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे। तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ 1 बाय एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाय एक्स, और ये टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे, मैं सेपरेटली कैलकुलेट करूंगा इस पार्ट को और उस पार्ट को, इसको आप रूट को अंदर ले जा सकते हो, 2 टाइम्स 1 बाय एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाय एक्स टाइम्स ये एक्स हो जाएगा। मैं इस रूट को और इस रूट को एक साथ मर्ज कर दिया। अब यहाँ से क्या हुआ भाई, यहाँ से 1 माइनस एक्स टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाय एक्स आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब एक्स टेंस टू जीरो, ऑफकोर्स तुमको बोल रहा है एक्स जीरो पे जैसे ही जा रहा है, बाय डिफॉल्ट जीरो प्लस है, क्योंकि आप फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रहे हो जीरो से, डोमेन जीरो प्लस है, जीरो माइनस तो एग्जिस्टिंग नहीं कर रहा है फंक्शन के लिए। ये क्वांटिटी जीरो का अप्रोच कर रहा है और ये हो जाए इन्फिनिटी को, बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इन्फिनिटी जो होगा वो खुद जीरो से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हुआ ही नहीं, जीरो इंटू जीरो से 1 तो एग्जैक्ट जीरो हो गया, ठीक। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कोई भी पार्ट इन्फिनिटी भी लोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी एक्स समथिंग इज लाइंग विद इन जीरो से, तो ये जीरो इंटू जीरो से 1 ये टाइम हो गया खत्म, तो मेरे पास आ गया 2 इंटू 1 2। तो यहाँ से मैंने देखा ये जो लिमिट है इसका वैल्यू तो 2 आ गया। अब मुझे करना है ये अंदर वाला लिमिट का वैल्यू। चलो अब मैं निकालने वाला हूँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे बोल देता हूँ एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस टी बाई टी, और ये रूट ओवर 1 बाई एक्स का ग्रेटेस्ट। अब ध्यान से देखना, ये तो इंटीग्रेशन अलग है और वो अलग। अब अगर कोई चाहे तो इसमें फिर से बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकता है, ठीक है ना। इसको बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से भी इसको एक साथ लिख सकता है, जैसे रूट ओवर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई टी माइनस 1, और इस टर्म को 1 बाई टी माइनस 1 का पावर हाफ लिखा जा सकता है। तो अब तुम बोलोगे नहीं ये तो 1 माइनस एन एक्स होता है ना, क्योंकि टी जीरो के आसपास है। अगर टी आपके जीरो के आसपास लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्वांटिटी कितना कितना के आसपास जाएगा, तो ये देखो इन्फिनिटी माइनस 1 के आसपास जा रहा है, राइट। तो अगर मैं अंदर में माइनस 1 कॉमन ले लूँ, और अंदर में अगर मैं 1 बाई टी ही कॉमन ले लूँ, सपोज मैंने 1 बाई टी को कॉमन ले लिया, तो ये बचे मेरे पास 1 माइनस टी, और ये पूरा का पावर हाफ। तो अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में लगाऊंगा तो 1 बाई रूट टी टाइम्स लगभग लगभग 1 प्लस एन एक्स, तो 1 माइनस 2 बाई टी। अब मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया 1 प्लस एक्स का पावर एन, ऑलमोस्ट 1 प्लस एन एक्स, उससे मैं इसको लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट करा, क्योंकि एक्स टेंस टू जीरो है, तो इसका जो भी ग्राफ आएगा बाबू, वो जो भी ग्राफ आएगा, ठीक है ना, वो एक्स से एक्स स्क्वायर के बीच में बहुत ही स्मॉल इंटरवल में मैं इसका वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ। तो देखो एक्स टेंस टू जीरो है, तो ये क्वांटिटी जो है वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जा रहा है अंदर, और ये जो लेंथ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है वो जीरो है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये जो हाइट जा रहा है इन्फिनिटी वो तो जीरो इंटू इन्फिनिटी, ये खुद इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, और एक्स टेंस टू जीरो पे ये खुद रूट इन्फिनिटी जा रहा है, तो शायद ये टेंडिंग टू जीरो जा रहा होगा ये इन्फिनिटी, तो फिर से ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, यही हो रहा होगा, शायद नहीं यही हो रहा। तो अब देखो, अब इसको मैं बस बाइनोमियल से कैसे किल करने वाला हूँ, तो 1 बाई रूट टी 1 माइनस टी टू, तो लगभग लगभग इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, लगभग लगभग इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया 1 बाई रूट टी माइनस टी बाई टू रूट, ठीक है। तो इस टर्म को अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है टी का पावर माइनस हाफ, और ये माइनस रूट टी बाई टू, मतलब टी का पावर माइनस हाफ और माइनस टी का पावर हाफ बाई टू। तो अब अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स से एक्स स्क्वायर, अगर मैं टी का पावर माइनस हाफ माइनस रूट टू बाई टू
डी टी अप्रॉक्सीमेटली व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन देखूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है, ये तो हो जाएगा टी का पावर, बताओ। अच्छा, अब कोई बच्चा यहाँ पे भी बोलेगा जो व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0, क्योंकि मैं टी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है भाई, एक्स से एक्स स्क्वायर तक, तो उसमें इसका कंट्रीब्यूशन भी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्योंकि ये वैल्यू आ गया 1/√t, और 1/√t जो है वो अपनी टी टेंडिंग टू 0 पे ऑलमोस्ट इन्फिनिटी जा रहा है। तो जस्ट मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली फिर एक्स एक्स स्क्वायर टी का पावर माइनस हाफ डी टी अगर करूँ, तो इट्स टी का पावर हाफ बाई हाफ वैल्यूटेड एट एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट विल गिव यू एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऊपर रखो तो एक्स माइनस एक्स का नीचे रखो रूट एक्स डिवाइडेड बाई हाफ, तो हाफ ऊपर में गया मेरे पास एंड दैट्स बिकम्स 2। तो बोलने का मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस रूट एक्स से सिंप्लीफाई कर दिया, और मेरा वो एक्सप्रेशन जो है वो 1/, मैं आपको पूरा कंप्लीटली न्यू सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, जो आपको ये सॉल्यूशंस कहीं नहीं मिलेंगे कोई भी सॉल्यूशंस में, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो आप एक नए पर्सपेक्टिव से भी इसको देखो। तो फाइनली मेरा वो जो गिवन एलएचएस था, ठीक है, उसको भी मैंने सैंडविच कर दिया, इसको खुद फिर मैंने सैंडविच कर दिया इनइक्वालिटी से, जो आसपास इसको इसके आसपास ये रह रहा है, ये लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब फिर से देखो, ये 2 टाइम्स एक्स माइनस रूट एक्स है, और ये रूट ओवर 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ अलग अलग कर दूं, x टाइम्स, एक तो ये आ जाएगा 1/x का ग्रेटेस्ट, और माइनस फिर वही फंदा, मैं रूट को अंदर भेज दूंगा, तो x टाइम्स 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x। अब ये तो फर्स्ट वाला ही हो गया, क्योंकि ये तो मेरे पास आ गया 1 माइनस एक्स टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, और ये एग्जिस्ट करता है, हेंस मैं लिमिट को सेपरेट कर दूंगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 यहाँ और लिमिट एक्स टेंस टू 0 यहाँ। सिंस रूट कंटिन्यूअस फंक्शन है 1 पे, ठीक है ना, इसीलिए फिर मैं ये लिमिट को अंदर ले जा सकता हूँ, और एक्स टेंस टू 0 पे 0 इंटू समथिंग डांसिंग फ्रॉम 0 to 1, तो ये वैल्यू मेरा 1 आ गया। तो फाइनली ये जो तुम्हारा आया, ये तुम्हारे पास 1 आ गया, राइट। अब इसका वैल्यू देखो भाई क्या आएगा, इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर क्या आने वाला है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो लिमिट है एक्स माइनस रूट एक्स ही था, राइट, माइनस रूट एक्स। तो ये जो लिमिट है ये अपने पास क्या आया, ये अपने पास आने वाला है 1/x को फिर से मैंने लिख दिया 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, और अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो दिस टाइम ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, ये जीरो जा रहा है, ये भी जीरो है, तो ये लिमिट जीरो आ जाएगा। अब देखो जब मैंने इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया तो सब पॉजिटिव टर्म है, राइट, ये जो है इनसाइड ये सब पॉजिटिव है, एक्स टेंस टू 0 है, और ये भी पॉजिटिव टर्म है, तो मेरा आंसर ये भी पॉजिटिव होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे मैं मॉड ले रहा हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स ये पॉजिटिव है। तो जब मैं लिमिट भी लूँगा इसका सेपरेटली, क्योंकि मैं माइनस रूट एक्स करके फिर इस पूरे इंटरवल को सेपरेटली कैलकुलेट किया, राइट। तो ये वैल्यू जो आपका है ये वैल्यू 0 दे दिया, और वो आपका -1 दे दिया, लेकिन मैंने मॉड लिया है क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर आएगा, तो 0 -1 इंटू 2, तो इस साइड से भी आप देख सकते हो आंसर जो है वो मेरा 2 को अप्रोच कर गया है। तो ये एक मैं आपको बहुत ही रफ एनालिसिस दिया हूँ, अब जिसको कोई बच्चा चाहे ना तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी किल कर सकता है, क्योंकि जैसे ही वो बच्चा इस समय पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन देगा और इस चीज़ को 1/n से 1/n+1 में पुट करेगा, तो फाइनली वो आंसर देख लेगा। तो यहाँ से मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड से ये पूरे का एफ ऑफ जी एक्स जो है वो 2 के अप्रोच कर रहा था, राइट हैंड साइड से भी अगर इसमें मैं जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर 2 का अप्रोच किया, तो ये लिमिट जो है इसका आंसर 2, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, और जो मैं चाहूँगा जो फिर से मैं आपको एक बार दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को करके दिखाऊं।
तो मेथड 2 अगर मैं इसको बोलूँ, ये पहला तरीका तो आपको था जो थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप किया जाए एग्जामिनेशन के लिए, दैट्स व्हाई गिवन है। दूसरे तरीके से अगर मैं ऐसा सोचूं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, मैं एन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, एफ ऑफ 1 बाई एन एंड जी ऑफ 1 बाई एन। अब कोई बच्चा बोलेगा ये वैलिड कैसे है, क्योंकि यहाँ पे तो आप एन जो है वो खुद नेचुरल नंबर ले रहे हो, लेकिन ये एक्स रियल से जा रहा है, तो फिर आप किस रूल ऑफ द गेम से यहाँ पे इसको इक्वल कर रहे हो। ये देखो, ये कॉम्पैक्टनेस प्रॉपर्टी से आ रहा है बाबू, अब जो कि रियली जेई सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर मैं इसका तुमको फील देने जा रहा हूँ। देखो, अगर मैं तुमसे ये पूछूं 1 प्लस 1 बाय एन का पावर एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन इज नेचुरल नंबर, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा। अब ये एक्सटर्नल लिमिट का क्वेश्चन है और आपका आंसर होगा ये। अब तुम जरा सोचो, क्या तुम डाइजेस्ट कर पा रहे हो ये आंसर को। देखो क्यों, क्योंकि तुम बोल रहे हो क्या, जब अगर मैं ये एक सीक्वेंस लूँ 1 प्लस 1 बाय एन का पावर एन, सपोज जिसको मैं कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, राइट, इन योर सिंपल लैंग्वेज एफ ऑफ एन, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस 1 का पावर 1 2, एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या आएगा, 3 बाई 2 का पावर 2 9 बाई 4, एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या आएगा भाई, 1 प्लस 1 बाई 3 का पावर 3 विच इज़ 4 बाई 3 होल क्यूब। अब देख रहे हो, एफ ऑफ कोई भी वैल्यू लो, मैं 2026 लो, ये भी रैशनल नंबर है। एफ ऑफ में 2026 2029 ले लो, इतना बड़ा नंबर, वो भी रैशनल नंबर है। तो अब सवाल है, जब तुम नेचुरल नंबर के थ्रू, ठीक है, जब तुम नेचुरल नंबर के प्लेटफॉर्म से ही जा रहे हो, तुम्हारे वर्ल्ड में नेचुरल नंबर के अलावा कोई है ही नहीं, तो इस नेचुरल नंबर के प्लेटफॉर्म से जो आंसर आ रहा है, 1 के लिए रैशनल है, 2 के लिए रैशनल है, 3 के लिए रैशनल है, 4 के लिए रैशनल है, 5 के लिए रैशनल है, अगर तुम ऐसे इंडक्शन करोगे तो सब के लिए रैशनल होगा। तो सवाल है फिर इन्फिनिटी पे अचानक से ई कैसे आ गया, जो कि एक इरेशनल नंबर है। अब तो आप कंफ्यूज हो गए होगे। या फिर अगर हम तुमको सिंपल वर्ड में दे, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय एन का पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स का पावर एक्स एंड एक्स इज रियल नंबर, फिर तुम्हारा क्या आंसर होगा, फिर तुम बोलोगे फिर ये आंसर ही है। अब ये डाइजेस्टेबल है, क्योंकि अगर आप रियल कंटिन्यूअस रियल वर्ल्ड के थ्रू जा रहे हो तो आंसर रैशनल रैशनल कुछ भी आ सकता है, इन्फिनिटी पे जाके वो इरेशनलिटी को वो कर लिया, ठीक है ना, सैचुरेट कर लिया, इरेशनलिटी की जाके लिमिट जो है वहाँ पे कन्वर्ज कर गया। फिर कोई बच्चा बोलेगा ठीक है, हमें 1 प्लस 1 बाय, ठीक है ना, एन देता हूँ, जबकि एन नेचुरल नहीं है, जैसे इरेशनल के वर्ल्ड से अगर टेंड कर रहा है, फिर भी तुम बोलोगे आंसर वही है। तो देखो, ये इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि ये दोनों जो है वो डेफिनेटली इक्वल हो जाएगा कॉम्पैक्टनेस का प्रॉपर्टी से। कॉम्पैक्टनेस का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जो मान लो मेरे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर, ठीक है, और दोनों फंक्शन जो है मान लो मैं रियल से रियल पे डिफाइन कर रहा हूँ एफ और जी को, देखो कितना जबरदस्त प्रॉपर्टी है। अगर ये दोनों रैशनल नंबर पे इक्वल हो रहा है, तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ जो ये दोनों को इक्वल होना ही होगा नाउ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो अगर दो फंक्शन हर एक रैशनल पे अगर इक्वल इक्वल आंसर दे रहा है, इक्वल इक्वल आंसर दे रहा है, तो उसको इरेशनल पे भी इक्वल इक्वल आंसर देना ही होगा। इसका मतलब पूरा रियल पे भी इक्वल इक्वल आंसर देना ही होगा। अब ये ऑब्वियस नहीं है, इसीलिए आपको अब इप्सा डेल्टा से इसको प्रूव करना होगा, ठीक है ना, जो कि गेटवे ऑफ रियल एनालिसिस है। आई होप यू गॉट द मोटिवेशन बिहाइंड दिस क्वेश्चन, जो मैं किस मोटिवेशन से यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जी एक्स एक्स टेंस टू जीरो वाले लिमिट को एन टेंस टू इन्फिनिटी से इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर जैसे ही मैंने इक्वेट कर दिया, तो अब तो गेम खत्म हो गया भाई, क्योंकि जी ऑफ 1 बाई एन जो है, जी ऑफ एक्स रूट एक्स है, रूट ऑफ 1 बाई उस टाइप का अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब मैं क्वेश्चन दे दूंगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, मेरे पास रूट एन माइनस वन आ गया, ठीक है। अब कैसे, तो तुम देखो तुमने कैसे डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स को अब रूट एन डिफाइन किया है, ठीक है ना। तो मैंने 1 बाय एन को ही यहाँ पे एक्स डिफाइन करने लगा, राइट, एन इज नेचुरल नंबर। तो एन को मैंने क्या डिफाइन किया, 1 बाय एक्स, तो एफ ऑफ 1 बाय एक्स जो आ गया और एफ ऑफ एक्स जो आ गया वो आ गया अपने पास
यहाँ पे 1/√x अलग डेफिनेशन। समझ में आ रहा है ना? और किस हैसियत से मैंने इसको डिफाइन किया है, किस हैसियत से मैंने डिफाइन किया है, वो रूट एन -1 जैसा बिहेवियर होने लगा। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं चाहता हूँ जो आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे एक्चुअली वो लॉपिटल्स यूज का जो है लिबनीज रूल का तुम्हारा यूज होगा, क्योंकि देखो अगर मैं हिंट के तौर पे लिख दूँ तो लिमिट एंड्स टू इन्फिनिटी, जो बच्चा करना चाहता है f(1/n), g(1/n) जो होगा वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वो √n-1 जैसा बिहेव करेगा, और 2/√n है। सिमिलरली यहाँ पे √n-1 जैसा बिहेव करेगा, 1/n² हो जाएगा, x to x² x √1 - t/t dt, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब अगर आप ये लिमिट को इवेलुएट करना चाहोगे तो लिबनीज रूल से फिर इसको मैं इवेलुएट कर सकता हूँ। कैसे? 1/n² से 1/n √1 - t/t। तो आपको इंटीग्रेट कहीं नहीं करना है। अब यूजुअली अगर यूट्यूब पे सॉल्यूशन देखोगे तो वो इंटीग्रेट करवा देते हैं, कि मैं यहाँ पे बहुत ही ऐसा खतरनाक सा भी फंक्शन से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूँ, और यही मेरा क्वेश्चन है, तो इसको मैं क्यू से लिख देता हूँ, और वो मेरा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है। अब n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये आप देखो डायरेक्टली ये तो 2 हो रहा है, तो अगर ये 2 को अप्रोच कर रहा है एलएचएस तो मेरा काम बन जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे? लेबनीज रूल से। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बाय नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में जा रहा है। अगर ये 0 फॉर्म में जा रहा है तो ये भी 0 फॉर्म में जा रहा है। अभी मैंने आपको चेक करवाया था वो, राइट। डिफरेंशिएशन क्या आएगा? -1/n² √n-1 प्लस उसको डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाले को छोड़ो, उस पर ऊपर वाला इंटू ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस नीचे वाला इंटू n² -1 बाई नीचे वाला का डेरिवेटिव -1/2 टाइम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये तुम्हारा आ गया 2 टाइम्स ऑफ n-1 होल स्क्वायर बाय n² -4 टाइम्स ऑफ n-1 का पावर 3/2। आई होप आप ये कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब ऊपर वाले का डिग्री तो कम है क्योंकि ये 3/2 और हाफ है, तो n का ये जो पावर आया ऑलमोस्ट ये n2 के अप्रोच कर रहा है, n की, तो ये हो जाएगा स्वाहा, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n-1/n होल स्क्वायर, दैट्स 2 टाइम्स ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n होल स्क्वायर। अब 1/n 0 के आसपास जाएगा तो ये आंसर 2 आ गया। देखो LHS RHL दोनों जो है 2 को अप्रोच कर गया है। वैसे उस क्वेश्चन को एक और तरीका से मेथड 3 से भी कर सकते हैं। मैंने 2 मेथड किया, थर्ड मेथड जो है जो कि यूजुअल मेथड है, आप इसी को इंटीग्रेट करो 1 - t/t dt x²। अब इसको भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्योंकि कोई बच्चा t को चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता है। अब जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा अगर तुम t को करोगे तो dt हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूट वाले जो टर्म बनने वाले हैं वो आ जाएगा √1 - cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा dt 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखो sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, t sin स्क्वायर थीटा तो 1 - sin सॉरी cos स्क्वायर बाई sin स्क्वायर, दैट्स मॉड ऑफ cot थीटा, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये cot थीटा ही आ जाएगा, दिस डी थीटा, राइट। एंड t sin स्क्वायर थीटा, जब t x² था तो वो sin थीटा आ गया, अब t जब x था तो आप थीटा का वैल्यू यहाँ पे लोगे ना, तो टी एक्स स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर थीटा एक्स साइन थीटा, तो ये मेरा साइन इनवर्स एक्स आ गया। और जब टी मेरा एक्स है तो एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इज √x, मैं पॉजिटिव में ले रहा हूँ इसलिए माइनस वाले को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये थीटा आ गया साइन इनवर्स √x। अब ये इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इस कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस बाई साइन, तो ये मेरा जाएगा कॉस और साइन साइन कैंसिल, ये 2 cos स्क्वायर थीटा, and if my calculation is correct then क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, अब cos स्क्वायर थीटा को आप 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अब इसको 1 + cos 2θ/2 कर दो, और फिर ये सिंपल इंटीग्रेशन। अब वो इंटीग्रेशन करके भी आप डायरेक्टली यहाँ पे चिपका सकते हो, राइट।
वो इंटीग्रेशन करके भी आप ये क्वेश्चन के सामने चिपका दो और आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। क्योंकि तब तो आप डायरेक्टली उस सॉल्यूशंस को यहाँ पे लिख दो, इसको इवैल्यूएट करके और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो सेम फंडा से जो मैंने दिखाया, या तो ग्रेटेस्ट ऑफ 1/x से कर दो या फिर 1 - n से, वहाँ से आंसर। तो आई होप ये पूरा एक प्योर सैंडविच थ्योरम का एक ये सेशन था। और जब आप सैंडविच करते हो तो शुरू का ही 1-2 क्वेश्चंस इजी कर लेते हो, इतना टफ लेवल के क्वेश्चंस आप नहीं करते हो। तो मेरे लेक्चर्स ऐसे ही होंगे, आपको मैं हर एक चीज़ जीरो से स्टार्ट करते हुए एक अल्ट्रा एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप कोई भी लेक्चर उठा के देख सकते हो, आपको सीखने को अगर मिल रहा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में बढ़ाइए, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स थ्रू आउट द ईयर आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।